हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी, एक काली परछाई लेकर आई। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुण को डिलीवरी ट्रक में से एक बड़ा पैकेज उतरवाकर घर में लाते देख उसकी पत्नी रीमा ने पूछा, अब कौन सी नई चीज खरीद कर ले आए हो? रीमा अपने पति अरुण के खर्चीले स्वभाव से भलीभांति परिचित थी। वह जितना जल्दी रुपए कमाता था उतनी ही जल्दी उन्हें महंगे पुराने सजावटी सामान खरीदने में खर्च भी कर देता था। अरुण ने रीमा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद ही देख लेना, और सावधानी पूर्वक सामान की पैकेजिंग खोलने लगा। तब तक उन दोनों की 16 वर्षीय बेटी रोशनी भी वहां पर आ गई थी। वह भी उत्साहपूर्वक पैकेजिंग के खुलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अरुण ने बबल रैप की आखिरी सतह हटाई, अंदर से निकली चीज देखकर रोशनी खुशी से उछल पड़ी। अरुण किसी नीलामी में बोली लगाकर एक खूबसूरत आदमकद एंटीक मिरर लेकर आया था। वाओ, एंटीक मिरर! मुझे हमेशा से एक एंटीक मिरर चाहिए था। पापा, ये मिरर मैं अपने कमरे में लगाऊंगी, रोशनी ने शीशे को ध्यान से देखते हुए कहा। अरुण ने हंसते हुए अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, ये शीशा मेरी बेटी के कमरे में ही लगेगा। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। रोशनी खुशी से उछलते हुए अपने पिता के गले जा लगी। कुछ ही देर बाद वह शीशा रोशनी के कमरे में उसके पलंग के ठीक सामने वाली दीवार पर लगा दिया गया। उस रात डिनर के बाद शयन कक्ष में रीमा ने अरुण से पूछा, उस पुराने शीशे पर कितने रुपए खर्च किए हैं तुमने? तुम आम खाओ रीमा, बेकार में गुठलियां क्यों गिन रही हो? तुमने देखा ना, रोशनी उस शीशे को पाकर कितनी खुश है, अरुण ने मोबाइल में देखते हुए उत्तर दिया। रोशनी तो खुश होगी ही, तुमने उसे इतना सिर पर जो चढ़ा रखा है। खैर, यहाँ बात रोशनी की नहीं, उस शीशे की है। मोबाइल को साइड में रखो और मेरी बात सुनो। अरुण ने गहरी सांस भरकर मोबाइल को साइड में रख दिया और रीमा से कहा, बोलिए मैडम, मैं सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है अरुण, इन पुराने रद्दी सामानों में लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है तुम उन रुपयों को कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। कम से कम भविष्य में वह पैसा हमारे काम तो आएगा। एक मिनट रीमा, उसे रद्दी नहीं, एंटिक कहते हैं। एंटिक सामान खरीदना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ। अरुण क्रोधित होने लगा। अरुण की यही दो आदतें रीमा को पसंद नहीं थी। पहली थी उसका हर दूसरे दिन कोई महंगा एंटिक सामान खरीदकर घर ले आना, और दूसरा किसी की बात न सुनना। उसे पता था कि अगर वह भी अरुण की बात का जवाब गुस्से से देगी तो बेकार में उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। उसने अपने रुख में नरमी लाते हुए कहा, देखो अरुण, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि घर में पहले से इतना सारा एंटिक सामान है, अब और सामान की न तो जरूरत है और ना ही रखने की जरूरत। वैसे भी तुम्हें याद है ना कि माँ हमेशा ऐसे पुराने सामान खरीदने से मना करती है। रीमा की माँ का मानना था कि ऐसे सामान के साथ उनके पुराने मालिकों और उनके घरों की नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी जुड़ी होती है, और समय बीतने के साथ साथ यह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। जब हम ऐसे पुराने सामानों को खरीद कर अपने घर में ले आते हैं तो उस नकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर, स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर होता है। अरुण हमेशा माँ की बात को अनसुना कर देता था। इस बार भी उसने यही किया। अरे बस करो यार, कम से कम तुम तो अपनी माँ की तरह दकियानुसी बातें मत करो। एक बेजान एंटिक शीशा किसी का क्या बिगाड़ सकता है। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरुण तो करवट बदलकर सो गया, मगर वह इस बात से बेखबर था कि वह अनजाने में उस शीशे के साथ खुद ही किसी बुरी शक्ति को अपने घर के अंदर ले आया था। उधर रोशनी अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी। तभी उस शीशे में धुंध छाने लगी और उस धुंध से एक काली परछाई निकलकर रोशनी के पलंग के पास आ खड़ी हुई। उस परछाई ने सांप की तरह फुफकार कर उसका नाम पुकारा, रोशनी रोशनी, और बड़ा सा मुंह खोलकर रोशनी की जीवन ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी। एंटिक मिरर को लेकर हुई बहस के चलते अरुण और रीमा के बीच बातचीत बंद थी। उनका पूरा ध्यान एक दूसरे को नजरअंदाज करने में था।
अपने बीच उपजे तनाव में वे दोनों ना तो रोशनी में आए किसी परिवर्तन को देख पाए और ना ही रोशनी की परछाई के साथ जुड़ चुकी उस दुष्ट काली परछाई को। उस काली परछाई को यदि कोई देख पा रहा था तो वह थी रोशनी। जिस दिन से उसके कमरे में वह एंटिक मिरर लगाया गया था, उसी दिन से रोशनी को ऐसा महसूस होता था जैसे उसके कमरे में उसके अलावा और भी कोई है। यह एहसास रात के समय और भी अधिक प्रबल होता था। वह गहरी नींद में सोई होती, तभी उसे लगता जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह फौरन उठकर बैठ जाती। लाइट जलाकर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। रोशनी परेशान थी, मगर वो यह बात अपने मम्मी पापा को बताकर उन्हें और अधिक परेशान नहीं करना चाहती थी। वे दोनों पहले ही आपस में बात नहीं कर रहे थे। वैसे भी उसे लग रहा था कि यह उसका वहम ही है, लेकिन यह रोशनी का वहम नहीं था। धीरे धीरे रोशनी के व्यक्तित्व में एक अजीब सा बदलाव आता जा रहा था। उसका चेहरा मुरझा गया था। वह हर समय थकी थकी बीमार सी रहती थी। पढ़ाई से उसका मन हट गया था और उसका ज्यादातर समय सोते हुए ही बीतता था। वह काली परछाई पूरा दिन रोशनी की परछाई के साथ जुड़ी रहती थी और रात में उसकी जीवन ऊर्जा खींचती रहती थी। 13वीं रात रोशनी की जीवन ऊर्जा खींचने के बाद वह काली परछाई पूरी तरह से उसके साथ जुड़ गई थी। उसके माता पिता को इस बात का एहसास तक नहीं था कि रोशनी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। 14वीं रात जब रीमा के बार बार आवाज देने पर भी रोशनी डिनर के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तब अरुण उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गया। कमरे का दरवाजा बंद था। अरुण ने दरवाजा खोलते हुए अपनी बेटी को आवाज दी, रोशनी बेटा चलो डिनर कर लो। रोशनी उस एंटिक मिरर के ठीक सामने फर्श पर पालथी लगाकर बैठी थी और एक टक अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। अरुण ने हंसते हुए कहा, ये क्या, तुम्हें यह शीशा इतना पसंद आ गया कि अब तुम हर वक्त इसी के सामने बैठी रहोगी? चलो खाना खा लो। रोशनी ने अपने पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही वह शीशे के सामने से उठी। अरुण को उसका यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। उन दोनों के बाहर नहीं आने के कारण रीमा भी रोशनी के कमरे में आ गई थी। अरुण ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने जो ही बेटी का नाम पुकारते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, रोशनी ने उसे जोरदार धक्का दिया। अरुण उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रोशनी ने खा जाने वाली नजरों से उसकी ओर देखा। उसकी पूरी तरह सफेद पुतलियों को देखकर रीमा की चीख निकल आई। रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया था और उस पर लाल नसें फड़क रही थी। रोशनी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए अपरिचित आवाज, मैं रोशनी नहीं हूँ, मैं रोशनी नहीं हूँ, और फिर वापस अपना पूरा ध्यान शीशे पर ही केंद्रित कर दिया। अरुण तो जैसे बर्फ की तरह एक ही जगह जम गया था। रीमा ने किसी तरह उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला और रोशनी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हमारी बेटी को क्या हो गया है अरुण? रीमा ने रोते हुए पूछा। रीमा की आवाज सुनकर अरुण को जैसे होश आया। डॉक्टर को फोन करके बुलाओ, रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने अपनी शर्ट को झाड़ते हुए कहा। डॉक्टर यहाँ आकर क्या करेगा? तुमने अभी देखा ना कि रोशनी की हालत कैसी है। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा। रोशनी के ऊपर जरूर कोई बुरा साया। अरुण ने पत्नी की बात को बीच में ही काट दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रोशनी की तबीयत खराब है, इसलिए वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है। दवा खाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम डॉक्टर को फोन करो। कुछ देर बाद फैमिली डॉक्टर के घर आने पर अरुण और रीमा उसे अपने साथ रोशनी के कमरे में लेकर गए। रोशनी अब भी शीशे के सामने बैठी थी। अरुण के इसरार करने पर डॉक्टर ने उसी अवस्था में रोशनी की नब्ज देखनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके माथे को हाथ लगाया और फिर अपने बैग से थर्मोमीटर बाहर निकालते हुए कहा, रोशनी को तेज बुखार है, मैं इसका तापमान जांच लूं, फिर इंजेक्शन दे दूंगा। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोशनी बेटा मुंह खोलो। अरुण ने मुस्कुराते हुए रीमा की ओर देखा, मानो कह रहा होगी, देखा मैं सही था, रोशनी के ऊपर कोई बुरा साया नहीं। डॉक्टर के बार बार कहने पर भी रोशनी मुंह नहीं खोल रही थी। जब डॉक्टर ने उसके चेहरे को हाथ लगाकर अपनी ओर घुमाने की कोशिश की तो रोशनी ने अपने हलक से जानवर के गुर्राने जैसी आवाज निकालते हुए डॉक्टर का कॉलर कसकर पकड़ा और उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया।
अरुण और रीमा ने किसी तरह डॉक्टर को बचाकर कमरे से बाहर निकाला। डॉक्टर के सिर पर बड़ा सा घूमर निकल आया था। अरुण ने उन्हें सोफे पर बिठाकर गिलास में पानी दिया और रीमा ने फ्रिज से बर्फ निकालकर सेकने के लिए दी। ये नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर ने अपने सिर को बर्फ से सेकते हुए कहा। वी आर वेरी सॉरी डॉक्टर साहब, पता नहीं रोशनी को क्या हो गया है, अरुण ने शर्मिंदा होते हुए कहा। डॉक्टर तेजी से सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, रोशनी के साथ जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखें, उसकी ताकत, इट्स समथिंग एल्स, समथिंग इनह्यूमन। ये इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं है। आप डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, अरुण ने आश्चर्यचकित होकर कहा। हाँ, कर रहा हूँ। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करता। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, समय रहते रोशनी को बचा लो अरुण। डॉक्टर के जाने के बाद अरुण चिंतित होकर कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रीमा से उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अब भी तुम्हें अपना कोई लॉजिक बताना है क्या? तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरी बेटी के सिर पर कोई बुरा साया है। मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं माँ को फोन करने जा रही। रीमा ने मेज से मोबाइल उठाकर अपनी माँ का नंबर डायल कर दिया और रोते रोते उन्हें वहाँ का पूरा वृतांत कह सुनाया। रीमा से बात करने के बाद माँ ने अपने गुरुजी को फोन लगाया। वे 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। उनसे बात करने के बाद माँ ने रीमा को आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही गुरुजी के साथ वहाँ पहुँच जाएंगी। तब तक उन्होंने रोशनी को कमरे में बंद रखने की हिदायत दी। ये 3 दिन 3 बरस के समान बीते। रोशनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह घंटों तक उस शीशे के सामने बैठी रहती और जब रीमा या अरुण उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते तो वह कमरे में कोहराम मचा देती थी। सामान को उठाकर इधर उधर फेंकती। उसने अपने पलंग पर बिछे गद्दे और तकिए भी फाड़ दिए थे, लेकिन शीशे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब चौथी शाम उनके घर के सामने माँ की गाड़ी आकर रुकी, तब उन्होंने चैन की सांस ली। माँ के साथ गुरुजी और उनके 2 शिष्य आए थे। रीमा और अरुण ने गुरुजी के पांव छुए। गुरुजी ने समय व्यर्थ न करते हुए उन्हें रोशनी के कमरे में चलने के लिए कहा। रीमा ने डरते डरते रोशनी के कमरे का दरवाजा खोला और सबको भीतर ले गई। उसने कांपती आवाज में कहा, रोशनी बेटा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। रोशनी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। रीमा की माँ ने भी रोशनी को पुकारा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने चिंतित होकर गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी आगे आए और मंत्रोच्चार करते हुए अपने हाथ में पकड़ी माला को रोशनी के सिर से स्पर्श किया। माला का स्पर्श होते ही रोशनी किसी घायल जानवर की तरह आवाजें निकालने लगी और भागकर पलंग के पीछे छिप गई। उसका यह व्यवहार देखकर सभी हक्के बक्के रह गए, लेकिन गुरुजी एकदम शांत थे। उन्होंने उसी तरह माला और मंत्रोच्चार के द्वारा रोशनी को पलंग पर लेटा दिया। उनका इशारा पाते ही दोनों शिष्यों ने अपने झोले से रस्सी निकाली और रोशनी के दोनों हाथ पलंग के ऊपरी हिस्से से बांध दिए। रोशनी अपने मुंह से सांप की तरफ फुफकारने की आवाज निकालने लगी। अरुण आगे बढ़ने लगा तो रीमा की माँ ने उन्हें रोक दिया। गुरुजी कमरे में मौजूद एक एक चीज को ध्यान से देखने लगे और शीशे के सामने जाकर रुक गए। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि वो किसी चादर से उस शीशे को ढक दे। शिष्य ने ऐसा ही किया। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने सभी को बाहर चलने का इशारा किया। क्या बात है गुरुजी? रीमा की माँ ने पूछा। रोशनी के कमरे में जो शीशा है उसे कहाँ से खरीदा गया था? गुरुजी ने प्रश्न किया। वो शीशा तो अरुण कुछ दिन पहले ही किसी नीलामी से खरीद कर लाए थे, रीमा ने उत्तर दिया। रोशनी के ऊपर किसी बुरी छाया का कब्जा है जिसका निवास उस शीशे में था। हम शीशे से निकलती उसकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे। अरुण ने उस शीशे को घर में लाकर खुद ही उस छाया को अपने घर में आने का निमंत्रण दे दिया। घर में इस तरह किसी चीज को नहीं लाना चाहिए, गुरुजी ने उन्हें बताया। क्या छाया? बुरी छाया? गुरुजी की बात सुनकर रीमा का सिर चकराने लगा। अरुण ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया। गुरुजी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारी बच्ची की रक्षा कीजिए, रीमा की माँ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यह काली परछाई खुद को मनुष्य की परछाई के साथ जोड़ लेती है। धीरे धीरे
मनुष्य की जीवन ऊर्जा का भक्षण करके उसे कमजोर करती है और उसके बाद उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है। इस समय रोशनी का शरीर बहुत कमजोर है, वह पूरी तरह उस दुष्ट के वश में है। इस काली परछाई को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन आप चिंता न करें, ईश्वर सबका भला करेंगे। हमने शीशे को ढककर उस परछाई को थोड़ा कमजोर कर दिया है। आगे का उपाय हम सुबह आरंभ करेंगे। उस रात कोई भी सो नहीं सका। अरुण इंटरनेट पर उस शीशे के बारे में सर्च कर रहा था। जब उसने अपने मोबाइल से खींची गई उस शीशे की तस्वीर को गूगल पर डालकर इमेज सर्च किया तो उसे एक लेख मिला। उसमें लिखा गया था कि यह शीशा आज़ादी से पहले भारत में रहने वाले किसी ड्यूक की सौतेली माँ का था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह घंटों तक उस शीशे के सामने बैठकर खुद को निहारा करती थी। जितनी सुंदर उसकी सूरत थी, उतना ही बदसूरत उसका मन था। वह रात रात भर काली शक्तियों की साधना करती थी। उसने रुपए और प्रॉपर्टी के लालच में अपनी काली विद्या की सहायता से ड्यूक के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। जब ड्यूक को एक नौकर से अपनी सौतेली माँ की करतूतों के बारे में पता चला तो उसने कुछ सिपाहियों के साथ उसके कमरे में जाकर उसे बंदी बनाया और उसकी जलाकर हत्या कर दी। सौतेली माँ की काली शक्तियाँ ड्यूक की सोच से कहीं अधिक ताकतवर थी। उसका शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उनके देखते ही देखते उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर एक काली परछाई के रूप में उस शीशे में समा गई। ड्यूक ने चर्च के फादर की सहायता से उस शीशे को एक तहखाने में बंद करवा दिया था। सालों तक वह शीशा उसी तहखाने में बंद रहा। उसके आसपास एक परछाई को देखे जाने की खबरें उड़ती रही। सालों बाद ड्यूक के एक वंशज ने भारत आकर कुछ पुराने एंटिक सामान के साथ वह शीशा भी बेच दिया। लेख में उस शीशे की तस्वीर भी थी। अरुण ने अपना सिर पीट लिया। उसने अनजाने में ही अपनी इकलौती बेटी की जान खतरे में डाल दी थी। उसकी आंखों से दुख और पश्चाताप के आंसू बह रहे थे कि उसने रीमा की बात क्यों नहीं मानी। सुबह होते ही अरुण ने सभी को उस लेख के बारे में बताया। अब हमें पता है कि वो काली परछाई कौन है। चलिए रोशनी के कमरे में चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग बीच में नहीं आएंगे। गुरुजी के कहने पर सभी रोशनी के कमरे में पहुंच गए। रोशनी अभी भी उसी तरह पलंग से बंधी हुई थी। वह उन्हें देखते ही मुंह से अजीब आवाजें निकालने लगी। गुरुजी शांत भाव से उसके पास जाकर खड़े हो गए और अपनी माला जपते हुए मंत्रोच्चार करने लगे। उन्होंने रोशनी से पूछा, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। हमें यह भी पता है कि तुमने कितने जघन्य अपराध किए। बताओ तुमने इस बालिका के शरीर को वश में क्यों किया? रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी के आदेश पर एक शिष्य ने कमंडल आगे कर दिया। उन्होंने कमंडल से गंगाजल निकालकर रोशनी के ऊपर छिड़का। रोशनी इस तरह तड़प कर चिल्लाई जैसे किसी ने उसके ऊपर जलते हुए अंगारे फेंक दिए। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह चीख किसी इंसान की चीख तो लग ही नहीं रही थी। रोशनी के जवाब नहीं देने पर गुरुजी ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई। हार कर रोशनी ने बेहद डरावनी आवाज में उत्तर दिया कि वह सालों से शीशे में कैद थी। उसे शीशे के बाहर की दुनिया में रहने के लिए रोशनी के शरीर की जरूरत है। इसके बाद रोशनी बेसुध हो गई। बाहर आने के बाद गुरुजी ने कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। वह काली परछाई रोशनी के शरीर को अपना बनाकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहती है। यह काली परछाई अपने जीवन काल में काली शक्तियों की साधना करती थी, इसलिए मृत्यु के बाद यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे उस काली परछाई को मेरी रोशनी के शरीर से बाहर निकाला जा सके? रीमा ने रोते हुए पूछा। रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक। उस पर चलना आसान नहीं होगा। आप आज्ञा दीजिए गुरुजी, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अरुण की आंखों में दृढ़ निश्चय था। गुरुजी यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है तो सुनिए। वह काली परछाई रोशनी के शरीर की परछाई से जुड़ी हुई है। यदि हमें रोशनी को बचाना है तो हमें उसके शरीर से उस परछाई को खींचकर अलग करना है। लेकिन गुरुजी, किसी मनुष्य के शरीर से उसकी परछाई को अलग करना किस प्रकार संभव है? रीमा की माँ ने हैरान होकर पूछा। हमें रोशनी के शरीर से उसकी परछाई को अलग नहीं करना है, हमें रोशनी के शरीर में परछाई के रूप में बसी उस काली परछाई को अलग करना है, और हमें ऐसा करने का केवल एक ही अवसर मिलेगा।
अगर हमारे हाथ से वह अवसर निकल गया तो उसके बाद रोशनी को बचाना असंभव होगा। रोशनी का शरीर हमेशा के लिए उस काली परछाई का हो जाएगा और रोशनी की आत्मा सदा के लिए शीशे में कैद हो जाएगी। आप रास्ता दिखाइए गुरुजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, सभी ने एक साथ कहा। कल अमावस्या है, कल उस काली परछाई की शक्तियां चरम पर होंगी, लेकिन कल की रात में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब वह अपने सबसे कमजोर रूप में होगी। उस समय रोशनी के शरीर पर उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी और उसे स्पर्श किया जा सकेगा। अरुण को उन्हीं कुछ क्षणों में उसे खींचकर रोशनी के शरीर से अलग करना होगा। ठीक उसी समय पर मेरा शिष्य शीशे पर से कपड़ा हटा देगा। शरीर के बिना काली परछाई अशक्त हो जाएगी और उसे फिर से काली परछाई के रूप में शीशे के अंदर वापस जाना होगा। परछाई के समाते ही अरुण को वह शीशा तोड़ना होगा। हमें यह पूरी प्रक्रिया शमशान में करनी होगी। हम मंत्रोच्चार के द्वारा सभी को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेंगे, मगर एक बात याद रहे, उन कुछ कमजोर क्षणों के अलावा बाकी समय काली परछाई की सभी शक्तियां उसके पास होंगी। वह छल, बल और माया से हमें हमारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। अगली रात गुरुजी के निर्देशानुसार सभी लोग आधी रात होने से पहले शमशान भूमि पहुंच गए और सभी तैयारियां पूरी कर ली। शमशानों के बीचों बीच एक बड़ा गोल घेरा बनाकर उसके चारों ओर मशाले जलाकर रोशनी की गई थी। उस गोले के अंदर एक दिशा में रीमा और गुरुजी का एक शिष्य निढाल रोशनी को कसकर पकड़े खड़े थे। उसके चेहरे को भी कपड़े से ढक दिया गया था। रोशनी के ठीक सामने कुछ फीट की दूरी पर वह शीशा रखा गया था जो इस सारे फसाद की जड़ था। अरुण भी शीशे के पास ही खड़ा था। तीसरी दिशा में गुरुजी अपना आसन बिछाकर हाथ में माला पकड़े बैठे थे और चौथी दिशा में हाथ में कमंडल पकड़े गुरुजी का दूसरा शिष्य और रीमा की माँ खड़े थे। अब बस गुरुजी के संकेत की प्रतीक्षा थी। गुरुजी ने छाया पिशाचिनी को उसके असली रूप में लाने के लिए जोर जोर से बोलते हुए मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद रोशनी के शरीर में हरकत होने लगी। वह मुंह से अजीब डरावनी आवाजें निकालते हुए खुद को रीमा और गुरुजी के शिष्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उन दोनों ने अपनी पकड़ और भी अधिक मजबूत कर ली। काली परछाई, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम अपने परछाई रूप में आकर वापस इस शीशे में चली जाओ, गुरुजी ने गरजती आवाज में कहा। इसके उत्तर में रोशनी ने जो बोलना शुरू किया उसे वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाया। ये क्या कह रही है गुरुदेव? दूसरे शिष्य ने पूछा। ये हमें उलझन में डालने के लिए उल्टी भाषा बोल रही है। इसके जैसे प्रेत पिशाच भ्रांति पैदा करने के लिए अक्सर ऐसी भाषा बोलते हैं, मगर इसकी योजना हमारे सामने काम नहीं करेगी। गुरुजी इतना कहकर और जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। अब रीमा और शिष्य के लिए रोशनी को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह जोर जोर से अपने शरीर को इधर उधर झटक रही थी। अरुण, तुम तैयार रहना, कुछ ही देर बाद वह समय आएगा। जी गुरुजी, अरुण ने रोशनी से नजर हटाए बिना उत्तर दिया। तभी रोशनी ने अपनी खुद की आवाज में रोते हुए अरुण को पुकारा। पापा देखो ना, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हेल्प मी। अरुण ने उस पर ध्यान न देते हुए अपना ध्यान गुरुजी पर केंद्रित किया था। उन्होंने पहले ही उसे सावधान कर दिया था कि वह काली परछाई इस तरह कोई प्रपंच जरूर करेगी। अपना बस न चलता देखकर रोशनी ने गालियों और अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। गुरुजी मंत्रोच्चार करते रहे और दूसरा शिष्य रोशनी के चारों ओर घूमते हुए कमंडल से गंगाजल निकालकर उस पर छिड़क रहा था। वह बुरी तरह से छटपटा रही थी और धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। उसके शरीर से एक काली परछाई अलग होती नजर आने लगी। अचानक गुरुजी ने तेज आवाज में कहा, अरुण, यही समय है, काली परछाई को खींचकर रोशनी के शरीर से अलग कर दो। अरुण ने एक पल की भी देर किए बिना आगे आकर उस काली परछाई को पकड़ा और खींचकर रोशनी के शरीर से लगभग पूरी तरह अलग कर ही दिया था कि तभी अचानक रोशनी ने उसे जोरदार लात मारी। वह रीमा और शिष्य को दूर धकेलकर खुद को आजाद करा लिया। वह जानवर की तरह चारों हाथ पैरों की सहायता से भागते हुए रीमा की मां की ओर लपकी। अरुण छिटक कर शीशे के पास जा गिरा। धक्का लगने के कारण रीमा और शिष्य भी नीचे गिर गए थे। जब तक वे उठे, रोशनी ने रीमा की मां के पीछे जाकर उसकी गर्दन दबोच ली थी और वहशियाना तरीके से हंस रही थी। उसके मुंह से लार निकलकर उसके कपड़ों पर टपक रही थी। काली परछाई उसके शरीर से करीब 90% बाहर थी।
ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी के शरीर के साथ किसी काली परछाई को सिल दिया गया है। माँ! रीमा उनकी ओर हाथ बढ़ाकर चिल्लाई। इससे पहले कि अरुण और रीमा उनकी ओर बढ़ते, गुरुजी ने चिल्लाते हुए कहा, अभी कुछ क्षण बाकी है अरुण, शीशे से कपड़ा हटाकर रोशनी की ओर घुमाओ। रोशनी ने माँ की गर्दन दबानी शुरू कर दी थी। अरुण की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रीमा भी लगातार रो रही थी। अरुण जल्दी करो, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है, शीशे को काली परछाई की ओर घुमाओ। गुरुजी ने दोबारा कहा। मेरी चिंता मत करो बच्चों, रोशनी को बचाओ। रीमा की माँ ने किसी तरह उनका हौसला बढ़ाया। अरुण को शायद इसी बात का इंतजार था। उसने फुर्ती से भारी भरकम शीशे को रोशनी की दिशा में घुमाकर उस पर से कपड़ा खींचकर हटा दिया। जैसे ही रोशनी के शरीर के साथ जुड़ी काली परछाई ने अपना प्रतिबिंब शीशे में देखा, वह रोशनी के शरीर से पूरी तरह अलग हो गई और शीशे की ओर खिंचती चली गई। देखते ही देखते वह काली परछाई भयानक चित्कार करते हुए शीशे के अंदर समा गई। शिष्यों ने दोनों ओर से शीशे को पकड़ लिया। रोशनी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। रीमा की माँ खांसते हुए अपनी गर्दन सहला रही थी। रोशनी, मेरी बच्ची, कहते हुए रीमा अपनी बेटी की ओर भागी और उसे बाहों में समेट लिया। उसने अपनी माँ की ओर देखकर पूछा, माँ, आप ठीक तो हो ना? माँ ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। अपने कुछ कमजोर क्षणों में काली परछाई शीशे में तो समा गई थी, लेकिन अब उसे उस शीशे में कैद रखना मुश्किल हो रहा था। उसकी शक्तियाँ वापस लौट रही थी, जिसके कारण उस शीशे के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। इसका असर शमशान के वातावरण पर भी हो रहा था। तेज हवा के कारण धूल उड़कर आंखों में जा रही थी। आसमान में बिजली कड़कने लगी थी। आंधी की जोरदार आवाज में वे लोग एक दूसरे की बातें नहीं सुन पा रहे थे। अरुण, उस काली परछाई की शक्तियाँ काबू से बाहर हो रही है। हम उसे ज्यादा देर तक शीशे में कैद करके नहीं रख पाएंगे। यदि वह शीशे से बाहर आ गई तो रोशनी के साथ हम में से भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। हमें उसका अंत करना होगा। शीशे को तोड़ दो, गुरुजी ने ऊंची आवाज में कहा। अरुण ने जमीन पर पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से शीशे पर दे मारा। शीशा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। शीशे के टूटते ही शमशान का वातावरण एकदम सामान्य हो गया। अरुण हवा में आए बदलाव से ये महसूस कर पा रहा था कि वे जीत गए थे। रोशनी अब सुरक्षित थी। काली परछाई का अंत हो गया था। अब वह काली परछाई कभी किसी और की जिंदगी नहीं छीन पाएगी। अगले दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ वापस आश्रम जा रहे थे। उन्होंने बताया कि काली परछाई के वश में रहने के कारण रोशनी का शरीर काफी कमजोर हो गया था। कुछ दिनों तक आराम करने और अच्छा खान पान लेने के बाद वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, अरुण ने हाथ जोड़कर कहा। गुरुजी ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा,